नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और एग्ज़ाम में बिल्कुल भी समय नहीं है। और बच्चा अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन से क्वेश्चन को याद करे, कौन से क्वेश्चन को छोड़ दे। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे आज फिज़िक्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो मैंने डाल दिया हुआ है। आज हम लोग केमिस्ट्री के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है? और इस सब को याद करके जाइए, क्या पता कहीं आ जाए आपके एग्ज़ाम में, ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए आप 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को पक्का करके जाइएगा, ठीक है? तो हम लोग केमिस्ट्री का कर रहे हैं आज, ठीक है? केमिस्ट्री का कर रहे हैं। तो एनओडीकरण क्या है? तो देखिए एनओडीकरण के बारे में जानिए। एनओडीकरण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें धातु यानी मुख्यतः अल्युमिनियम को इलेक्ट्रोलाइट घोल में एनोड बनाकर, ठीक है, एनोड बनाकर उसकी सतह पर सख्त ऑक्साइड परत बनाई जाती है। यह परत धातु को जंग, रिसाव और क्षरण से बचाती है, सतह को आकर्षक बनाती है तथा रंगाई और पेंट की पकड़ में भी बेहतर बनाती है। कहने का मतलब ये हो गया कि एनोडीकरण एक तरह का प्रक्रिया है, मतलब अल्युमिनियम धातु को क्या करने के लिए, अल्युमिनियम धातु को चमकदार बनाने के लिए, उसको क्षरण से बचाने के लिए, उसमें जंग न लगे उसको बचाने के लिए उस पर एक इलेक्ट्रोलाइट घोल में एनोड बनाकर क्या है उस पर परत बनाया जाता है, ठीक है। एनोडीकरण एक तरह की विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जो एल्युमिनियम पर एक क्या होता है परत बनाता है, जो कि उसे धातु मतलब उस धातु को जंग से और क्षरण से बचाती है, ठीक है, घिसाव से बचाती है। मुख्यतः अल्युमिनियम को मान के चलते हैं हम लोग एनोडीकरण के प्रक्रिया को, ठीक है। समझ में आ गया बात को केमिस्ट्री में? देखिए तो अभी आप लोग का समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही याद करके जाइए, वीवीआई क्वेश्चंस को ही याद करके जाइए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कठोर जल के मृदु करने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम लिखें। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को अपक्षेपित कर जल की कठोरता कम करता है, ठीक है, कम करता है। मतलब कठोर जल के मृदु करने के लिए जिस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। और इसे वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। और यह क्या करता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को अपक्षेपित कर जल की कठोरता को कम करता है, मतलब उसको मृदु कर दे, कठोर जल को मृदु कर देता है, ठीक है। चलिए देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं का समीकरण लिखे। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, यह आज 2026 में आपके आ सकते हैं। तो आपको 21 फरवरी का जो एग्ज़ाम है उसमें इसे ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का उसको यौगिक से हटाता है। विस्थापन में क्या करता है? उसके मतलब कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है? उसके यौगिक से हटा देता है। अधिक क्रियाशील वाला जो तत्व होगा ना वो कम क्रियाशील वाला तत्व को यौगिक से हटा देगा। जैसे देखिए यहाँ पे ZnCuSO4, तो क्या काम किया ये जो Cu है, ठीक है, Cu को ये क्या कर दिया? हटा दिया, कॉपर धातु को हटा दिया, ठीक है, हटा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बच ये SO4 क्या है? इससे मिल गया था ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट हो गया और ये कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है, कॉपर को ये अलग कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि मतलब दो, दो बार विस्थापन होगा, मतलब देखिए तो दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान यानी प्लस माइनस आयनों का आदान प्रदान का मतलब प्लस माइनस का आदान प्रदान होता है। तो देखिए AgNO3 NaCl, Na पे प्लस Cl पे माइनस, Ag पे प्लस NO3 पे माइनस, ठीक है। तो ये क्या होगा? ध्यान से देखिएगा आप, तो इसका माइनस वाला इसके साथ जुड़ जाएगा और इसका माइनस वाला मतलब NaCl वाला का माइनस वाला Ag इसके साथ जुड़ जाएगा। तो Ag में Cl माइनस वाला जुड़ गया, ठीक है, जो कि अपक्षय बना देता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए Na में NO3 जुड़ गया, ठीक है। तो यही क्या हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया, मतलब प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस वाला क्या होगा? द्विविस्थापित मतलब विस्थापित हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? तो सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 पानी में घुलकर CO3 2- आयन देता है। यह आयन जल के साथ अपघटन
कण OH माइनस आयन बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा इसलिए होता है कि सोडियम कार्बोनेट जो है ना पानी में घुलकर CO3 2 माइनस आयन देता है, और यह आयन जल के साथ अपघटन कर OH माइनस आयन बनाता है। अब आपके पास समय नहीं है कि अपघटन क्या होता है। ठीक है, CO3 2 माइनस आयन क्या हो गया, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बस अभी रट के जाइए आप और उसको लिख के आना है। ठीक है, OH माइनस आयन बनाता है, और अगर आप क्लास किए रहते तो आसानी से समझ में आ भी जाता आपको। तो CO3 2 माइनस H2O, HCO3 माइनस OH माइनस, इसका समीकरण हो गया। एक समीकरण लिख दीजिएगा केमिस्ट्री में, तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, समझे? केमिस्ट्री में समीकरण लिखना जरूरी होता है, फिजिक्स में फिगर बनाना अच्छा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो रासायनिक समीकरण संतुलित करना द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कराता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जानते हैं ना, कि मतलब द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही क्या करते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, याद करिएगा, समझ लिए। वो क्या होता है, एक दूसरे में रूपांतरित सिर्फ हो जाता है। तो अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इससे अभिक्रिया का सही अनुपात, मात्रात्मक गणना और प्रयोगात्मक परिणामों की शुद्धता सुनिश्चित होती है। ठीक है, आप क्लास 11th में जाइएगा तो इसके बारे में काफ़ी अच्छा से पढ़ लीजिएगा, स्टाइक्योमेट्री के बारे में। ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। अब 10th क्लास आपका बहुत मतलब गया, मान लीजिए चला गया, वो एग्ज़ाम देना है। उसके बाद जब 11th में जो साइंस लीजिएगा तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है? क्योंकि ऑनलाइन क्लास के लिए अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास के लिए अगर है तो आप क्या करिएगा, 83 10 77 78 75, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए, क्लास 11th के लिए। और 10th के तुरंत बाद रिजल्ट का जो इंतज़ार करता है, उसके लिए स्पीकिंग इंग्लिश और ग्रामर। ठीक है, ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का क्लास भी स्टार्ट होगा, तो आप लोग आराम से यहाँ पे कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है, तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है? तो अम्ल जब पानी में घुलते हैं तो वो आयनीकरण करके H3O प्लस और अन्य ऋणायन बनाते हैं। ये चलायमान आयन विद्युत धारा के वाहक होते हैं, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, जबकि शुष्क अम्ल विद्युत का संचालन नहीं करता है। ठीक है, तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है? क्योंकि अम्ल जब पानी में घुलता है तो वो आयनीकरण करके H3O प्लस और अन्य ऋणायन बनाता है, तो यह क्या हो जाता है, चलायमान आयन विद्युत धारा का वाहक बन जाता है। ठीक है, इसीलिए विद्युत का संचालन करता है, याद रखिएगा इस बात को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आपको लिख के भी आना है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसको याद करके ले जाइएगा। ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन विस्थापित करने वाली दो अभिक्रियाओं का समीकरण देते हुए उल्लेख करें। ठीक है, उल्लेख करें। ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 से क्लोरीन गैस निम्न अभिक्रियाओं द्वारा मुक्त होती है। पहला, अम्ल के साथ COCl2 2HCl। ठीक है, COCl2 प्लस 2HCl को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा, और H2O बनेगा, और Cl2 क्लोरीन गैस बन जाएगा। ठीक है, अम्ल के साथ अगर ब्लीचिंग पाउडर का करवा रहे हैं तो। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं तो क्या होगा, CaOCl2 प्लस CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड करवा रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, COCl3 बनता है, और Cl2 गैस बनता है। याद रखिएगा, क्लोरीन गैस क्या होता है, मुक्त हो जाता है, क्लोरीन गैस मुक्त हो जाता है। इन अभिक्रियाओं में क्लोरीन गैस विस्थापित होकर निकलती है, याद रखिएगा। इन अभिक्रियाओं में क्या हो गया, क्लोरीन गैस विस्थापित हो जाता है। अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, धोबिया सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें। आप इसको क्या कीजिएगा, धोबिया सोडा, ठीक है, धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा को एक इस तरह से बना लीजिएगा और इधर अंतर लिखिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझा रहे हैं, आप देखिएगा। धोबिया सोडा जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, NO2CO3 या 10H2O। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि धोबिया सोडा का क्या नाम है, मतलब क्या सूत्र है, तो NO2CO3 10H2। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है इसको। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, धोबिया सोडा को क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट। और यह अधिक क्षारीय होता है, कपड़े धोने, जल मृदु करने और उद्योगों में काम आता है।
ठीक है। तो धोबिया सोडा में क्या लिखिएगा कि धोबिया सोडा का सूत्र होता है NO2CO3 10H2O, यानी जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और ये अधिक क्षारीय होता है। ये कपड़े धोने और जल को मतलब मुलायम करने और उद्योगों में काम आते हैं। ये तो धोबिया सोडा का लिख दीजिएगा। और इधर बेकिंग सोडा का लिखना होगा, तो NaCO3 इसका सूत्र होता है, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, याद रखिएगा। NaCO3 मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट, याद रखिएगा। ये हल्का क्षारीय होता है, वो अधिक क्षारीय होता है लेकिन ये हल्का क्षारीय होता है। ये बेकिंग, एंटासिड और अग्निशामक में उपयोगी है। सोडियम बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग यानी जो पाउडर जो हम लोग रोटी को फुलाने के लिए, मतलब जो पाव रोटी होता है ना, उसको फुलाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। एंटा एसिड और अग्निशामक में इसका उपयोग होता है। गर्म करने पर बेकिंग सोडा जो होता है वो CO2 गैस छोड़ता है, जबकि धोबिया सोडा ऐसा नहीं करता। धोबिया सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगा, लेकिन अगर हम लोग बेकिंग सोडा को हल्का गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो यही अंतर आपको लिख देना है सिर्फ, ठीक है। याद करके जाइए, बढ़िया से लिख के आइएगा, 2 नंबर मिल जाएगा आपको आराम से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। हाइड्रोजन आयन H+ जल में किस रूप में विद्यमान रहता है? तो हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, यह जल अणु से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाता है। समीकरण H+ H2O H3O, ठीक है। कि इसी कारण अम्लीय विलयनों के गुण H3O+ आयनों के कारण प्रकट होते हैं। हाइड्रोजन आयन के बारे में समझ लीजिए कि ये जल में स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, ठीक है। H+ जो है स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, यह जल जो होता है अणु से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन को जब तो क्या हो जाएगा, H3O+ के रूप में बन जाएगा। तो इसका समीकरण हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, H+H2O, यानी हाइड्रोजन को जब जल में डालें तो वो क्या बना दिया, H3O+ आयन बना दिया, ठीक है, यानी हाइड्रोनियम आयन बना दिया। इसी कारण अम्लीय विलयनों का गुण H3O+ आयनों के कारण प्रकट होते हैं। ये बात याद रखिएगा। H3O+ के बारे में भी पूछा जा सकता है आपके बारे में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन याद रखिएगा इसको। अब आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, इसको याद करके जाइएगा। देखिए कुछ बातें सुन के भी याद हो जाती है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा तो बात को याद हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। क्या काम करना है, अम्ल को जल में मिलाना है, जल को अम्ल में नहीं। तो ऐसा क्यों करना है, उसी क्वेश्चन का जवाब देना है। तो अम्ल का तनुकरण जो होता है ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, यानी उससे ऊष्मा, ठीक है, निकलता है शायद, ठीक है, हाँ, उसमें ऊष्मा निकलेगा। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा निकलेगा, यानी इसमें ऊष्मा निकलती है, ठीक है। यदि जल को अम्ल में डालें तो थोड़ी सी पानी की परत अचानक गर्म होकर उबल सकती है। समझे बात को, कि अगर इसमें जल को अम्ल में अगर डालें, ठीक है, जल को अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ी सी पानी की परत क्या होगा, अचानक से गर्म होकर उबलने लगेगी और अम्ल के छींटे उड़ सकते हैं, जिसके कारण ये खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है। अम्ल के छींटे उड़ेंगे तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए क्या है, इसीलिए जल को अम्ल में नहीं डालना है, अम्ल को जल में डालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाने से ऊष्मा अधिक जल में फैलती है और ताप नियंत्रित रहता है और छींटे पड़ने का जोखिम कम होता है। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, अम्ल को जल में मिलाते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अम्ल को जल में मिलाते हैं, ना कि जल को डायरेक्ट अम्ल में जाकर उझेल दिए, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए होइएगा तो याद भी होगा, हो जाएगा आपका आराम से। बस देख के आपको चल जाना है, याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। आप खाली देखना है वीडियो को, बस देखिए वीडियो, याद हो जाएगा आपको। अब आइए, अपमार्जक क्या है। अपमार्जक उदाहरण दे, तो अपमार्जक ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो पानी की सतह तनाव कम करके गंदगी और चिकनाई हटाने में मदद करते हैं। ये कठोर जल में भी प्रभावी रहते हैं। उदाहरण सोडियम लॉरिल सल्फेट। सोडियम लॉरिल सल्फेट साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट पाउडर में प्रयुक्त होता है। कौन, अपमार्जक, ठीक है। तो अपमार्जक क्या है, ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो पानी के सतह तनाव कम करके गंदगी और चिकनाई हटाने में मदद करता है, ठीक है। और ये कठोर जल में भी प्रभावी रहता है, मतलब कठोर जल में भी काम आएगा। साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, डिटर्जेंट पाउडर में अपमार्जक पाया जाता है। चलिए,
सहसंयोजक बंधन क्या है, इसके दो उदाहरण दे। तो सहसंयोजक बंधन वह रासायनिक बंधन है जिसमें दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों के युग्म का साझा करते हैं ताकि उनकी बाहरी कक्षा स्थिर हो सके। उदाहरण हाइड्रोजन अणु, ऑक्सीजन अणु दोनों में परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करके बंध बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे। क्वेश्चन है आपका तीसरा 13 नंबर का कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे और इसके क्या उपयोग है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O 1/2 H2O। इसका उपयोग क्या होता है, टूटी हड्डियों के प्लास्टर कास्ट बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, खिलौने बनाने में, सजावटी वस्तु बनाने में, सांचों में, डिजाइन कार्ड में, दीवारों व छत की सजावट में, ब्लैक बोर्ड चौक बनाने में, इसी सब में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वो। ठीक है, याद रख लीजिएगा। पित्तल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया हुआ है और पूछेगा भी। पित्तल और तांबा अम्लीय पदार्थों से अभिक्रिया करते हैं, इससे हानिकारक लवण बन सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि दही, नींबू, इमली से ये जो पीतल और तांबा जो होता है वो अम्लीय पदार्थ जितना भी है ना, वो वही बात तो बोल रहा है कि दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। तो दही एवं खट्टे पदार्थ तो अम्लीय पदार्थ ही नहीं हुआ, तो अम्लीय पदार्थ को पीतल और तांबा में रखिएगा तो वो क्या करता है, उससे अभिक्रिया करने लगता है। ठीक है, दही जो है तांबा और पीतल से क्या होता है, अभिक्रिया करने लगता है, जिससे हानिकारक लवण बन जाता है। यानी हानिकारक लवण बन जाएगा जो भोजन को दूषित कर देता है, दूषित कर स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो साथ ही बर्तन का क्षरण भी बढ़ता है, स्वाद और रंग भी बिगड़ जाता है, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थ को इन बर्तनों में नहीं रखने चाहिए। तो काफ़ी, तो अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में कभी भी दही नहीं रखना चाहिए, खट्टा पदार्थ भी नहीं रखना चाहिए, अचार उचार, ठीक है, इमली उमली, नींबू उम्बू, ठीक है, नींबू का अचार, ये सब पीतल तांबे में बिल्कुल भी नहीं, भूल के भी नहीं रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन काफ़ी VVI क्वेश्चन है, 2026 के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखिए। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय या क्षारीय विलयन में रंग परिवर्तन करके उनकी प्रकृति बताता है। उदाहरण लिटमस, यह अम्ल में लाल और क्षार में नीला हो जाता है। याद कर लीजिएगा बढ़िया से। आइए अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। कम समय में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए ध्यान से देखिएगा, बात को समझिएगा, इसलिए याद करके जाइएगा, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा आप। समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों को ऐसी श्रृंखला है जिनका समान सूत्र और कार्यात्मक समूह समान होता है। क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर रहता है। इनके रासायनिक गुण समान जबकि भौतिक गुण क्रमशः बदलते हैं। उदाहरण एल्केन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन आदि। ये समजातीय श्रेणी है। ठीक है, याद रखिएगा। अम्ल के विलयन का तनु करने पर H3O+ का सांद्रण कैसे परिवर्तित होता है। तो अम्ल के विलयन को तनु करने पर उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, इससे प्रति इकाई आयतन में उपस्थित हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ की संख्या कम हो जाती है, अर्थात H3O+ आयनों की सांद्रण घट जाता है, इसलिए विलयन की अम्लता भी कम हो जाती है और pH का मान बढ़ जाता है। समझे बात को। आइए चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ब्यूटेनॉन और एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र लिखे। ब्यूटेनॉन एवं एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र लिखे। चलिए, तो हम लोग इसका संरचना सूत्र लिखते हैं, समझिएगा बात को। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन था, इधर देखिए ध्यान से, कि क्या था कि अम्ल के विलयन के तनु करने पर H3O+ का सांद्रण कैसे परिवर्तित होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम अम्ल के विलयन को तनु करने पर, मतलब उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, तो उसमें पानी की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तनुकृत जब कीजिएगा तो उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाएगा और इससे प्रति इकाई आयतन में, ठीक है, तो ठीक है, तो समझ रहे बात को। तो क्या होगा, उपस्थित हाइड्रोनियम आयन की संख्या कम हो जाएगी, इससे क्या होगी, हाइड्रोनियम आयन की संख्या H3O+ की संख्या कम हो जाएगी। तो H3+ आयन की जब सांद्रण घट जाएगा
तो क्या होता है, विलयन की अम्लता भी कम हो जाती है, जिससे पीएच का मान बढ़ जाता है। चलिए, तो हम लोग जो बना रहे हैं एवं ब्यूटनोन एवं इथनोइक, ठीक है, इथनोइक का संरचना सूत्र बनाना है, संरचना सूत्र बनाना है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, अच्छे से समझिएगा बात को। तो देखिए, इसके लिए बता दें, ब्यूटनोन का जो सूत्र है तो क्या होता है, C4H8O होता है, ठीक है, H8O होता है। इसका संरचना सूत्र जब लिखिएगा आप, तो देखिए ध्यान से कैसे बनाते हैं हम लोग। तो इसको आप H3C ऐसे लिखिएगा, H3C, और यहाँ पे आप 3C, और यहाँ पे C पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे देखिए CH2 और CH3, इस तरह से बनाइएगा तो आपको C4 हो जाएगा, 1 2 3 4 गो हो गया, ठीक है। और H8 गो चाहिए, 3 गो H, 5 गो H, और ये 8 गो H। तो ये ब्यूटनोन का संरचना सूत्र हो गया। इसको आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं, इसको आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं, सी मतलब 4 गो, तो पहले सी लिख लीजिए इस तरह से, क्योंकि 4 गो कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे C4H8 है, H8O है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड O लगा दिए। यहाँ पे 3H, 1 2 और 3H यहाँ पे लगा दिए, 3H, ठीक है, और 2H यहाँ पे लगा दीजिए, और 3H आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो यही आपका ब्यूटनोन का संरचना सूत्र हो गया। काफ़ी समझने वाली बात है, ठीक है। इसको हम लोग मिथाइल एथिल कीटोन भी कहते हैं, कीटोन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका जो इथनोइक अम्ल का जो संरचना सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो इथनोइक अम्ल का जो सूत्र होगा, पहले सूत्र नहीं, पहले हम यहाँ पर संरचना सूत्र बताते हैं। H3C डबल ओ एच, COOH, आप इस तरह से कह सकते हैं इसको। मतलब इसमें कार्बन आपका 2 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन 4 गो हो गया, और ऑक्सीजन 2 गो हो गया। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं, CH3COOH, यही आपका इथनोइक अम्ल का सूत्र है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको आप इस रूप में भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, CH3, तो यहाँ पे H, 3 गो H लिख दिए, यहाँ पे COOH हो गया, ठीक है, मतलब अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। इसको एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। यही आपका संरचना सूत्र हो गया, ब्यूटनोन और एथनोइक अम्ल का संरचना सूत्र हो गया। चलिए, अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीछे वाला भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसको याद कर लीजिएगा। मिश्र धातु क्या है, 2 मिश्र धातु के नाम एवं उपयोग लिखे। मिश्र धातु 2 या अधिक धातुओं अथवा धातु अधातु का समांगी मिश्रण है, जिसमें धातु के गुण सुधारने हेतु बनाया जाता है। पित्तल, तांबा प्लस जस्ता बर्तनों व सजावटी वस्तुओं में इसका उपयोग होता है, और इस्पात मतलब लोहा, कार्बन, भवन निर्माण करने में, औजार बनाने में और मशीन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो 2 मिश्र धातु बता दिए, पित्तल और इस्पात, ठीक है, पित्तल और इस्पात 2 मिश्र धातु हो गया, और उसका उपयोग भी लिख दिए हैं। मिश्र धातु क्या होता है वो भी बता दिए कि 2 या अधिक धातुओं या धातु अधातु का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। किण्वन की क्रिया क्या है, 20वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किण्वन की क्रिया क्या है, इनमें कौन सी गैस निकलती है। किण्वन वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन के अभाव में शर्करा को तोड़कर अल्कोहल या अम्ल बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उदाहरण के रूप में ब्रेड बनाते हैं समय आटा फुलाना किण्वन के कारण ही होता है। तो ब्रेड बनाते समय आटा का फूलना किण्वन की प्रक्रिया है, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है। किण्वन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन के अभाव में शर्करा को तोड़कर अल्कोहल या अम्ल बनाते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 21 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है, इसकी व्याख्या करें। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4
इंटू हाफ H2O नमी के संपर्क में आते हैं, पानी सोखकर जिप्सम में बदलने लगता है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से सख्त ठोस बना देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CSO4 इंटू हाफ H2O और यहाँ पे 1.5 H2O यानी CSO4 इंटू 2H2O, ये ऊष्मा को निकाल देता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है, आर्द्रता से दूर रखने की क्यों आवश्यक है तो जान लीजिए। इसलिए हवा की नमी भी समय पे पहले सख्त कर देती है, गुणवत्ता घटती है और उपयोग के समय सही ढंग से सेट नहीं करती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसलिए इसे वायुरुद्ध डिब्बे में रखना चाहिए, सूखी जगह पर रखना चाहिए। भीगा हुआ जगह पर रखेगा तो ये सख्त हो जाएगा। ठीक है, अब आता है विकृत गंधिता का क्या अर्थ है, उदाहरण समझाइए। तो विकृत गंधिता वह प्रक्रिया है जिसमें तेल या वसा हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकरण के कारण खराब हो जाता है। तेल या वसा जो हो गया ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, ऑक्सीकरण के कारण खराब हो जाएगा, उनमें दुर्गंध आने लगेगा, खराब स्वाद उत्पन्न हो जाएगा। उदाहरण जैसे कि खुला रखा मक्खन, अब देखिए मक्खन को आप खुला रख दीजिए वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तेल को रख दीजिएगा खराब हो जाएगा, कुछ समय बाद इसमें बदबू आने लगेगा। इसी से बचने के लिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, चिप्स में पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है जिसके कारण उसमें विकृत गंधिता नहीं होती है, इस बात को याद रखना है। चलिए अब हम लोग जो यहाँ पे संरचना करेंगे, अब देखिए दो संरचना सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो बताए हैं ब्यूटेनॉन और इथेनोइक अम्ल का वो, और एक हो गया आपका ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, ब्रोमोप्रोपेन और ब्रोमोप्रोपेन, और हो गया एक पेंटेन, प्रोपेनोन, 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 प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन का आपको संरचना सूत्र बताना है, प्रोपेनोन का संरचना सूत्र बताना है। ब्रोमोप्रोपेन और प्रोपेनोन का संरचना सूत्र बताना है, प्रोपेनोन का संरचना सूत्र। ठीक है, चलिए आइए देखिए, ढंग से देखिएगा समझ में आ जाएगा अपने आप। तो सबसे पहला बात बता देते हैं आपको, ये क्या होता है ब्रोमोप्रोपेन, पहले होता क्या है ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन का सूत्र क्या होता है C3H5 और Br। ठीक है, याद रखिएगा C3H5Br हो गया। तो ध्यान से देखिएगा 3 गो C लगा दीजिए यहाँ पे, 3 गो C हो गया, 5 गो H बनाना है। ठीक है, देख लीजिए 5 गो H, तो यहाँ पे H, एक H यहाँ, 2 यहाँ पे भी H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी H, 3 2 5 गो तो हो गया, और यहाँ पे आप Br लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, Br लगा दीजिएगा तो इससे पता चल जाएगा कि ये ब्रोमो प्रोपेन हो गया। ठीक है, अब प्रोपेनोन, प्रोपेनोन का संरचना सूत्र क्या हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन का पहले सूत्र क्या होता है ये जान लीजिए। ब्रोमो प्रोपेन का होता है C3H5, प्रोपेन यानी 3, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा CH3, चलिए तो प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर आपका क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे, तो प्रोपेनोन मतलब होता है C3H6O लिख दीजिए, या इसका ये भी हो सकता है CH3COCH3, ये भी होता है। तो ध्यान से देखिएगा इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 तो कार्बन पहले लिखिए, 3 कार्बन इस तरह से लिख दिए, यहाँ पे O लगा हुआ है तो डबल ऑक्सीजन में हमेशा डबल बॉन्ड लगता है, यह देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है तो H यहाँ पे हो जाएगा, H यहाँ पे हो जाएगा, और H यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और H यहाँ पे लगा दीजिए, और एक H यहाँ लगा दीजिए, एक H यहाँ लगा दीजिए, यही आपका प्रोपेनॉन का संरचना सूत्र हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PBI क्वेश्चन है 2026 के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाइएगा आप लोग। चलिए अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, खनिज पदार्थ एवं अयस्क के बीच 2 अंतरों को लिखे। खनिज पदार्थ एवं अयस्क के बीच 2 अंतर लिखे। खनिज प्राकृतिक अकार्बनिक पदार्थ है
जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना होती है। अयस्क वे खनिज है जिनसे धातु का निष्कर्षण लाभप्रद रूप से किया जा सके। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं और सभी अयस्क खनिज होते हैं। अयस्क में धातु की मात्रा अधिक और उपयोग आर्थिक रूप से लाभकारी होता है। वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है? तो वन संरक्षण हेतु वनीकरण, अवैध कटाई पर रोक, वनाग्नि नियंत्रण, चराई और अतिक्रमण पर नियंत्रण, वन्य जीव सुरक्षा, जल मृदा संरक्षण, सतत वानिकी, वैकल्पिक ईंधन का उपयोग और जन भागीदारी आवश्यक है। तो पर्यावरण शिक्षा व कड़े कानूनों से जैव विविधता सुरक्षित रखकर भविष्य की पीढ़ियों हेतु संसाधन बचाए जा सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इथेनॉल एवं इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इथेनॉल का सूत्र क्या था? C2H5OH और इथेनोइक अम्ल का CH3COOH होता है। में परिवर्तन ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, उसी को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। कार्बन का ऑक्सीकरण स्तर बढ़ता है, समीकरण C2H5OH 2O। ठीक है, यहाँ पे तो CH3COOH प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ। जल का अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल के अनुपस्थिति में मतलब अम्ल का अम्लीय गुण क्या है कि H+ या H3O+ आयन देने पर निर्भर करता है। अम्ल का अम्लीय गुण H+ या H3O+ आयन देने पर ही उसका निर्भर करता है। तो जल का अनुपस्थिति नहीं रहेगा तो वह अम्लीय व्यवहार नहीं करेगा। तो जल की उपस्थिति में अम्ल आयनित होकर, ठीक है, जल की उपस्थिति में अम्ल आयनित होकर H+ बनाते हैं, परंतु जल के बिना आयनीकरण नहीं होता है, इसलिए H+ आयन उपलब्ध नहीं होते हैं और अम्ल अम्लीय गुण नहीं दिखाते हैं। जैसे कि सूखी HCl गैस नीले लिटमस को लाल नहीं करती है, लेकिन जल में घुली HCl करती है। जल में घुली HCl गैस करेगी, लेकिन अगर जल में अगर HCl गैस नहीं है तो नीले लिटमस को लाल नहीं करता है, नीले लिटमस को लाल नहीं करता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सब आपके लिए लेके आए हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा। क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? कारण दे। हाँ, डिटर्जेंट से जांच कर सकते हैं हम लोग कि जल कठोर है या नहीं है। कारण इसका ये है कि डिटर्जेंट Ca2+ और Mg2+ आयनों के साथ अघुलनशील मैल नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसलिए कठोर जल में भी डिटर्जेंट झाग बना लेते हैं। डिटर्जेंट क्या होता है? कठोर जल में भी झाग बना लेता है, परंतु झाग बनने की मात्रा और सफाई की क्षमता से जल की कठोरता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। कम झाग बराबर अधिक कठोरता। झाग कम रहेगा तो वो अधिक कठोर होगा, याद रखिएगा बात को। झाग कम निकला मतलब वो अधिक कठोर जल है। ठीक है, समझ लीजिए, पता कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, चलिए, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्यों? आयनिक यौगिकों का धनायन और ऋणायन के बीच प्रबल वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल होता है। ये आयन त्रिआयामी क्रिस्टल जालक में सघन रूप से व्यवस्थित रहते हैं। इस मजबूत आकर्षण को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए इनका गलनांक ऊंचा होता है। उदाहरण NaCl+, KCl आदि। ठीक है, इस तरह से बात को समझ गए। इस तरह से काफ़ी 25+ आपके लिए टॉप 25+ क्वेश्चन लेकर आए केमिस्ट्री के लिए। तो आप इसको अच्छे से याद करके जाइए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप 100% बना के आइएगा। शायद आपको 3 क्वेश्चन का या 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है, तो समझ रहे बात को। 3 या 2 ही क्वेश्चन देना, 3 क्वेश्चन का देना होता है। 6 6 12, 5 11, 6। देख लीजिएगा कितना क्वेश्चन का, जो भी 2 या 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।